के खून में भर रहा है जहर। कौन है जो देश की अर्थव्यवस्था को कर रहा है खोखला? कौन है जो रच रहा है भारत के खिलाफ आतंकवाद की साजिश? अब होगा हर अपराधी बेनकाब। कौन है जो युवाओं के खून में भर रहा है जहर। Right. Welcome to the Inside Story. My name is Rajiv K. Bajaj, and of course, you're watching me on Lemon News. That's right, you're watching me on Lemon News. 72 घंटे हो गए हैं, जी हाँ, 72 hours. Not the movie. There was a movie called 48 hours. There was another movie called 72 hours. 72 घंटे हो गए आम आदमी पार्टी की सरकार को, जी हाँ. और इन 72 घंटों में आम आदमी पार्टी की सरकार ने काफ़ी बड़े बड़े निर्णय लिए हैं. कहाँ तक ये सही हैं, कहाँ तक ये गलत हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे. लेकिन एक निर्णय जो मुंबई में लिया गया है उससे मैं खुद व्यक्तिगत तौर पर बहुत खुश हूँ. वो निर्णय क्या है? दैट देयर आर सर्टेन जोन्स इन मुंबई wherein all establishments, especially eating establishments, are going to remain open 24 hours a day. And at the moment with us to talk about it is our very old friend, Mr. Nawab Malik. And I must say this, before we get Mr. Nawab Malik online, I must say this, कि सबसे पहले इस विषय के बारे में नवाब मलिक जी ने बात की थी. नवाब मलिक जी ने यह कहा था कि सिर्फ ईटिंग प्लेसेस ही नहीं, शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट्स को भी ओपन रखना चाहिए. आफ्टर ऑल, दिस इज अ मॉडर्न सिटी, दिस इज अ 21st century city. Now, let's ask Mr. Nawab Malik whether or not he is happy with the decision of the Bharatiya Janata Party Shiv Sena government. Nawab Malik साहब नमस्कार. नवाब मलिक जी नमस्कार. All right, we'll try and get him back on again. We'll try and get Nawab Malik on again. At the moment with us, of course, we've got Pradeep Nambiar. Pradeep ji, I think it's a very good decision. I think it's a very good decision. Finally, Mumbai is going to become a metropolis. Pradeep. Sir, whichever people we talk to, industrialists who are in touch with the service center, who are already in the service organization, they said that this has to be revived. जो बाहर से लोग आते हैं at all times to find food, to find, you can't kill the nightlife of Mumbai. In short, what they said was service industry. आपको मुंबई को एक इंटरनेशनल सिटी, अगर इसको ऑलरेडी है एक इंटरनेशनल सिटी, इसके इंटरनेशनल सिटी के सेंटिमेंट्स को अलाइव रखना पड़ेगा. तो आपको 24 घंटा में एटलीस्ट नाइट लाइफ आपको रिवाइव करना पड़ेगा. एंड दिस वाज मिस्ड अबाउट. वी फाउंड जितने भी सर्विस इंडस्ट्री से कनेक्टेड लोग हैं उनका एक ही कहना था बार बार, वी आर ऑलरेडी फेसिंग ह्यूज लॉसेस. Government is not doing anything to revive our fortunes. It's not just a question of huge losses. It's also simply a matter of the fact that as far as सिक्योरिटी इज कंसर्न, जहां तक कि सुरक्षा का प्रश्न है, महिलाओं की सुरक्षा का प्रश्न है, बाकी सबकी सुरक्षा का प्रश्न है, ये बात मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूं कि जिस शहर में ये देखा गया है कि 24 घंटे जहां पर शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट्स, ईटिंग प्लेसेस, दैट इज रेस्टोरेंट्स, होटल्स, कैफेज, बार्स, इफ दे आर ओपन प्रैक्टिकली ऑल नाइट, द क्राइम इज द लीस्ट. एट द मोमेंट विद अस मिस्टर नवाब मलिक. नवाब मलिक जी नमस्कार. नमस्ते. राजीव कुमार बजाज बोल रहा हूँ लेमन न्यूज से, इनसाइड स्टोरी से. जी मिस्टर नवाब मलिक, कंग्रेचुलेशंस, मुबारकबाद हो आपको. मुबारक हो. जी, मुबारक इसलिए हो कि जो मुख्यमंत्री जी ने जो प्रस्ताव लागू करने की बात कही है वो आपके प्रस्ताव का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन कुछ तो लागू हुआ. After all, I still remember you had come on my show in which you had stated very clearly कि Shops and Establishments Act को जरा अमेंड करना चाहिए और सारी दुकानें जो है मुंबई शहर में सारी रात खुलनी चाहिए. ये सबसे पहले आपने कहा था नवाब मलिक साहब.
नहीं, ठीक है कि मैंने प्रस्ताव रखा था कि मुंबई शहर में शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है, उसका अमेंड करके लोगों को अधिकार दे दिया जाए कि उसे कब कितनी देर दुकानें खोलना है। जी, दुरुस्त बात। उसके उसके पीछे की सोच ये थी कि जी। जब सबको हम परमिशन देंगे तो ऑटो मोड में कुछ नाइट मार्केट डेवलप हो जाएंगे कुछ एरियाज में, दैट्स राइट। और जो रात भर हवाई जहाज चलते हैं, दूर की ट्रेनें चलती है, तो कॉल सेंटर में काम करते हैं, जी, वो वहाँ अट्रैक्ट होंगे, नाइट मार्केट डेवलप होगा, जिससे रोजगार बढ़ेगा, लोगों का जी, रेवेन्यू बढ़ेगा, टूरिज्म बढ़ सकता है, जी। और जिससे कहीं ना कहीं फायदा होगा। ये सोच हमारी थी। लेकिन ये लेकिन जो जिस प्रपोजल तरह- अभी अभी ये प्रपोजल जो अभी अभी ये कहा जा रहा है कि तकरीबन ओके हो गया है, इस प्रस्ताव के बारे में आप क्या कहेंगे नवाब मलिक साहब? देखिए, नाइट लाइफ जो चर्चा हो रही है, सिर्फ बार वालों को बुलाया जा रहा है, होटल वालों को बुलाया जा रहा है, तो जी। इससे थोड़ा सा समाज में अलग ही संदेश जा रहा है। जी, आप पूरी तरह से, अगर कोई चूजी डिसीजन होगा कि ये ही स्पॉट पे लोगों को परमिशन दी जाएगी, तो फेवरेटिज्म वाला मामला बन सकता है। जी, हमारा कहना है कि आप लोगों को परमिशन दे दीजिए। जी, अगर परमिशन आप ब्लैंकेट दोगे तो पूरे मुंबई रात भर जागेगी, ऐसा नहीं है। जी, अगर ये आप करोगे तो कुछ एरिया ऑटो मोड में डेवलप होंगे, और जिससे निश्चित रूप से मुंबई में थोड़ा सा फायदा लोगों को मिलेगा। जी, एक चर्चा होती है कि क्राइम बढ़ेगा, जब लोग जागते हैं तो क्राइम नहीं होता, जी। सन्नाटे में, अंधेरे में और खामोशी से क्राइम ज्यादा होता है। दुरुस्त बात, अगर- एब्सोल्युटली राइट। जी, तो ये अगर सोच है तो गलत है। हमें लगता है कि सरकार फैसला करते समय चूजी ना बने, जी, कहीं कुछ ही लोगों को फायदा हो, इस तरह की सोच ना रखे, दुरुस्त बात। लोगों पे छोड़ दे, जिसको फायदा इसका लेना है लेने दीजिए, और ऑटो मोड में मार्केट डेवलप होंगे। जी, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो मिस कर दी गई है नवाब मलिक साहब, यहाँ पर सिर्फ रेस्टोरेंट्स और बार्स की बात हो रही है। हम लोगों की जो बात हुई थी, मुझे अभी तक याद है, 5 बरस पहले या 4-6 बरस पहले जब मेरी और आपकी बात हुई थी, तब आपने खुद ने कहा था कि जो शॉप्स हैं, बाजार्स हैं, उनको डेवलप कीजिए, वो सारी रात खुले होने चाहिए, नॉट जस्ट बार्स एंड रेस्टोरेंट्स। नवाब मलिक साहब। देखिए, बार और रेस्टोरेंट की भी चर्चा हो रही है, तो यही कहीं ना कहीं लोगों को एक अलग सोच पैदा कर रही है लोगों की, जी, कि भाई नाइट लाइफ मतलब लोगों को मदमस्त बना देना है। अगर ये सोच से हो रहा है तो हमें लगता है कि समाज का बड़ा तबका इसके विरोध में खड़ा होगा। जी, अगर लोगों की जरूरत पूरी करनी है, रोजगार बढ़ाना है, रेवेन्यू बढ़ाना है, टूरिज्म बढ़ाना है, क्राइम को कम करना है, तो नाइट मार्केट की जरूरत है, नाइट लाइफ की नहीं। दुरुस्त बात है। नाइट और यहाँ का पर आपने मतलब एक है- और भी चीज़ कही थी, और अभी जो आपने बात मेंशन करी कि भाई इतनी ज़्यादा फ्लाइट्स मुंबई शहर में आ रही हैं, रात को लोग लैंड करते हैं, एयरपोर्ट से जब बाहर निकलते हैं, रेलवे ट्रेन से जब स्टेशन से आदमी बाहर निकलता है, उसके पास खाने तक के लिए जगह नहीं है। ही हैज़ टू गो टू अ 5-स्टार होटल फॉर अ 24 आवर कॉफी शॉप। मतलब there is no roadside cafe, there is no restaurant which is open, there is not one single eating place which is open, there is no market which is open। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर आप रात को आए मुंबई शहर में, रात के 1:30 बजे अगर आप लैंड करते हैं और आपके पास टूथपेस्ट नहीं है, तो आप टूथपेस्ट कहीं नहीं खरीद सकते। नवाब मलिक साहब। तो यही है हमारा ये कहना है, थोड़ा ब्रॉडर सोच के साथ सरकार आगे आए, जी, सिर्फ मर्यादित चीजों को ना सोचे, एक ब्रॉडर सोच के साथ सामने अगर सरकार आएगी तो हमें लगता है सरकार की तिजोरी भी भरेगी, क्राइम भी कम होगा, लोगों को सुविधाएं भी मिलेगी, और मुझे लगता है कि मुंबई की पहचान बदलेगी। सरकार को सिर्फ ब्रॉडर सोच के साथ आगे आना पड़ेगा, जी, ना कि एक संकुचित मानसिकता से कि फलां एरिया में ही हम अलाउ करेंगे। आप कहीं अलाउ कर दो और डेवलप ही ना हो मार्केट, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। दुरुस्त बात। आप जैसे पूरा कि ब्लैंकेट परमिशन जैसे कि देंगे तो- हॉकर्स का एक प्रपोजल था, ये था कि भाई हॉकर्स मार्केट डेवलप हो जाएगी वगैरह वगैरह, उसका कुछ नहीं हुआ। आई एग्री विद यू। लेकिन यहाँ नहीं, पर नहीं, चलते मेरा- चलते नहीं, जी नहीं, जी जी बजाज कुछ साहब, कह रहे थे आप, मेरा बोलिए एक बोलिए। और एक मेरा प्रपोजल था, वीकेंड मार्केट। जी, दैट्स हमारा राइट। फोर्ट में पूरी तरह से वॉकिंग स्ट्रीट बना दिया जाए, उन गलियों का नीलामी करके हॉकर्स को बिठाने का अधिकार किसी लोगों को दिया जाए, जी, ताकि वॉकिंग स्ट्रीट जैसा अगर वीकेंड मार्केट पोर्ट एरियाज में डेवलप होगा तो जी। निश्चित रूप से वीकेंड टूरिज्म बढ़ेगा, रोजगार उससे भी बढ़ सकता है। दैट्स राइट। वो भी एक प्रस्ताव था, दोनों साथ में अगर सरकार वहां पर करती है- ट्रैफिक रोक करके, जैसे कि ट्रफालगर स्क्वायर में होता है लंदन में, हर संडे को वहां पे ट्रैफिक रोक दिया जाता है, सिर्फ पैदल लोग अलाउड होते हैं वहां पे। उसी प्रकार का एक प्रपोजल मुंबई में फोर्ट फाउंटेन वगैरह के आसपास अब एक अगर हॉकर्स मार्केट वहां पे डेवलप किया जाए ऑन अ वीकेंड, बहुत जबरदस्त चीज है। मैं उम्मीद करता हूं कि मुख्यमंत्री जी इसको जरूर देखेंगे। लेकिन चलते चलते नवाब मलिक साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, आपके मुताबिक
अब तक की जो परफॉर्मेंस रही है देवेंद्र फडणवीस सरकार की, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार के बारे में तो हम लोगों ने बहुत बातचीत करी है, देवेंद्र फडणवीस जिस सरकार के मुख्यमंत्री हैं उनकी परफॉर्मेंस अब तक कैसी रही है आपके मुताबिक, वो जरा हमारे दर्शकों को बताएं। नवाब मलिक साहब। तो देखिए, देवेंद्र जी ने खुद कहा था कि 100 दिन हमें समझने में लगेगा। जी कल ही आज ही एक किसान ने अमरावती में आत्महत्या की है, उसने सुसाइड नोट छोड़ा है जी कि ये सरकार पूरी तरह से हमारे बारे में उदासीन है, हमारे मदद देने की कोई भूमिका नहीं लेती और जी। पूरी तरह से हमें लगता है कि ये सरकार एक विशेष पूंजीपतियों के बारे में ही सिर्फ सोच रही है। जी अगर उससे ये बाहर नहीं निकलेंगे, आम गरीब जनता किसान मजदूरों के बारे में नहीं सोचेंगे, तो हमें लगता है कि इसी तरह का परफॉर्मेंस रहा तो हर 15 साल में सत्ता परिवर्तन होता है लेकिन दोबारा कभी सरकार नहीं आती। हमें जी। लगता है उसी डर से सरकार चल रही है। लेकिन नवाब मलिक जी, ये तो आपने बात कही कि एक किसान ने जो आत्महत्या करी, मैं अपने दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि आज 6 किसानों ने आत्महत्या की है। टोटल 6 किसानों ने महाराष्ट्र में आत्महत्या की है और जो आत्महत्याओं का जो सिलसिला है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है पिछले 7 के 8 महीनों में। इसकी क्या वजह हो सकती है कि पिछले 7-8 महीनों में इतने ज़्यादा किसान आत्महत्या कर रहे हैं? नवाब मलिक जी, मैं आई एम सॉरी, मैं ज़रा टॉपिक से डाइवर्ट हो रहा हूँ, लेकिन क्योंकि आपने इस बात का जिक्र किया कि एक किसान ने आत्महत्या करी अमरावती में, जिसने ये लिख करके बताया है। टोटल 6 किसानों ने आज आत्महत्या की है, कल 4 ने की थी और उसके पहले मतलब पूरी फेरिस है। आप ये बताएं कि पिछले 7 के 8 महीनों में किसानों की आत्महत्याओं में इतनी बढ़ोतरी क्यों हुई है, जनाब बताएं। तो देखिए, जब पिछली सरकार थी तो जब कोई संकट आता था, चाहे सूखा हो, हाईकोर्ट ने सर्टिफाई किया था कि ये सरकार ने सूखे से निपटने के लिए अच्छा काम किया। जी केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, तुरंत कोई फैसले करके किसानों को मदद करने की भूमिका लेती थी, चाहे वो बिन मौसम बरसात हो जाए या ओले पड़ जाए या सूखा हो, जी या बाजार में किसानों के उपज का दाम ठीक ठाक रहे, अगर कम है तो भी मदद देने की भूमिका थी। मैंने पिछले बार भी आपसे दूध का जिक्र किया था। दूध का जिक्र आज आपने भी किया था। जी जी बिल्कुल, दूध दैट्स अ के मेजर किसान- क्राइसिस, दैट इज अ ह्यूज दूध क्राइसिस। का- जी दूध का किसान भी संकट में है। जी पिछली सरकार एक्सपोर्ट पाउडर पे सब्सिडी देती थी, इस सरकार ने वो सब्सिडी बंद कर दी। जी हाँ गन्ने का किसान को दाम नहीं मिल रहा है, उसकी सब्सिडी खत्म कर दी। यूरिया मार्केट में, ओपन मार्केट में इंपोर्ट बंद है, जी उसका संकट पैदा है। यहाँ कपास के दाम घटे हुए हैं, किसानों की जितनी उपज है उसके दाम घटे हुए हैं और कोई संकट आ रहा है तो सरकार मदद नहीं देती। जी एनडीआरएफ जो नेशनल डिजास्टर जो फंड हमारा है, जी उसके रिलीफ फंड से 1 रुपया महाराष्ट्र को मिला नहीं है। जी देवेंद्र जी ने 7,000 करोड़ की मदद की घोषणा कर दी, जी सिर्फ 2,000 करोड़ रुपए कंटिजेंसी फंड से प्रोविजन किया है। जी जेड से बांटना शुरू किया है, जो नाम कम होंगे धीरे धीरे बटे ताकि ऐसा लगे कि मदद बट रहा है। अगर ऐसे ही धीरे धीरे बांटेंगे तो निश्चित रूप से किसान निराश होगा और दुरुस्त बात। पूरी तरह से आत्महत्या की संख्या बढ़ रही है, चिंता का विषय है। मुख्यमंत्री स्विट्जरलैंड में फिनलर के लोगों से मीटिंग करें या महाराष्ट्र में जीई के लोगों से मीटिंग करें, उसका हम विरोध नहीं करते, लेकिन किसानों के लिए भी वक्त निकाले, ये इनसे विनती हमारी रही। जी हाँ, और यहाँ पर क्योंकि आपने जिक्र किया, इसका आखिरी सवाल ये जो जिस बात का आपने अभी भी जिक्र किया कि आखिरकार हमारे देवेंद्र फडणवीस जी जो हैं बड़े अच्छे मित्र हैं, आपके भी बड़े अच्छे मित्र हैं। आखिरकार जब भी उनका प्रोग्राम हम देखते हैं उसमें यही लिखा होता है, मीटिंग विद CII, मीटिंग विद एसोचैम, meeting with merchant chamber, meeting with FIIs, and all these meetings are taking place in one 5-star hotel or the second 5-star hotel or the third 5-star hotel. This chief minister has become a 5-star hotel chief minister, Mr. Nawab Malik. नहीं, ये चीफ मिनिस्टर जो है वो पूरी तरह से पूंजीवादियों का चीफ मिनिस्टर बन गया है। जी हम उनसे विनती करते हैं वहाँ से थोड़ा समय निकाल के किसानों की तरफ देखें जी ताकि आत्महत्या रुके, किसानों को दाम मिले, और अगर किसान निराश हो गए तो देश में अनाज का भी संकट पैदा हो जाएगा। ये इनको समझना पड़ेगा। नवाब मलिक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एज यूजुअल यू आर स्पॉट ऑन, एज यूजुअल वेरी इंसाइसिव एंड वेरी वेरी एक्यूरेट। थैंक यू सो मच मिस्टर नवाब मलिक। थैंक यू अजय। Pradeep ji, you heard him. And that's exactly what we were discussing just the other day. What is the Chief Minister doing? He's only found in one 5-star hotel after the other, surrounded only by stockbrokers, financiers, people controlling FII funding, or people controlling huge financial institutions or industrialists. He's become a 5-star Chief Minister. Pradeep. यस टू सर्टन एक्सटेंट यस। आप जब भी देखोगे ये 5-स्टार होटल में सवेरे उनका शेड्यूल सवेरे से शाम तक यही है कि ये 5-स्टार होटल में बिजनेस कम्युनिटी के साथ मीटिंग है, ये बिजनेस
things have to change. He has to, but there are also, if you look into his tweets, the tweets that he says, he is talking about विदर्भ इरिगेशन, जैसे किस प्रकार से फंड्स ज़्यादा लेके आए विदर्भ इरिगेशन के लिए, फार्मर्स को फैसिलिटेट करने के लिए, एग्रेरियन रिफॉर्म्स लाने के लिए, विदर्भ मराठवाड़ा में जिस प्रकार से लोग मर रहे हैं, जो किसान मर रहे हैं, उसके सुविधा के लिए, ड्रॉट रिलीफ फंड के लिए एग्रीकल्चर मिनिस्टर से बातचीत करना. These are all that is being pushed in Twitter from the CM's office. Which is all right. But, He's only twittering. but, as you said, on the ground the story is that You know, farmers the people, are committing suicide. People need relief just now. Yes, Mr. Kishore they Tiwari relief. was saying, as Kishore Tiwari was saying just the other day, I hope we'll have him very, very shortly. Just the other day, he was saying the same thing. Yesterday was his birthday, by the way, so happy birthday, one day late. That, listen, we need relief now. You have the best of intentions, agreed. As far as this chief minister is concerned, we cannot doubt his intentions. But what do we do now? आज अगर मेरे घर में खाने को नहीं है तो उस विषय में मैं क्या करूं? इसका भी, इस समस्या का भी समाधान मुख्यमंत्री जी को, उनके कैबिनेट को, सरकार को निकालना पड़ेगा. प्रदीप जी. Exactly, sir. As even Mr. Tiwari talked to you, उन्होंने कहा कि फेयर प्राइस, उनको प्राइस नहीं मिल रहा है, लोग जो फूड प्रोडक्ट्स उनका खरीद नहीं रहे, लोगों को जो फार्मर्स के प्रोडक्ट्स खरीद नहीं रही है, एंड दे आर नॉट गेटिंग द प्राइसेस, इवन व्हाट लास्ट टाइम जो प्राइसेस किए वो भी नहीं मिल रहा. So nobody is in fact taking Right, care Mr. of the At the actual. moment, we've got Mr. Desai from the Shiv Sena. Mr. Desai, very good evening. Good evening, good evening. Rajiv Bajaj here from. Yeah, Raju ji, boliye. How are you, sir? How are you? Yeah, fine, Mr. fine. Mr. Hope you two Mr. are doing Desai, well. so I must congratulate you for the fact that finally you have managed to achieve what nobody else has done. That is, Mr. Aditya Thackeray has managed to achieve. Finally, Absolutely. Mumbai is going to get us A, nightlife back, and B, it is going to join the other metropolises all over the world in at least having a place which will be open 24 hours a day for a weary traveller. Anybody who comes in from a train or lands from an aircraft over here today has to either rush straight to a 5-star hotel for a 24-hour coffee shop, or otherwise he has to go hungry. Right, Mr. Desai. that's true. Yeah. Yeah, that has been a problem of Mumbaikars. I mean, even if we don't look with the angle of what kind of tourism tourists will be attracted to this proposal, and then things will be open for them. But people from Mumbai and adjacent districts, those who come here for their bread and butter. That's those right. who, yeah, and really after a while, like 10 or 10:30 or 11 at the most, you find that all eateries get closed, and hardly very few, and that too located too far from people where they look for food. Gee. They are always in the lurch, and they have to go either hungry or they starve themselves. Here, I mean, this kind of what Yuva Sena leader of ours, Aditya Thackeray ji, what he has done and what he was planning since, I mean, it was there on his mind since long ago, and he was pursuing it very vigorously, which ultimately came true. And BMC authorities, the BMC commissioner, and even from the state government, he has got a nod for his. Right. Now, Mr. Anil absolutely. Desai, the other thing that I would like to ask you is this. This is absolutely wonderful what has happened. I hope it gets implemented and gets operationalized very, very quickly. That's Right. one. But the other thing also is that, you mentioned 10 o'clock, 11 o'clock. चलिए 12 बजे भी कर लीजिए, और बहुत कम जगह हैं जहाँ पर 24 घंटे का केमिस्ट भी आपको मिलता है. कहने का मतलब ये हुआ कि भाई अगर रात को आपको अगर एक मतलब पैकेट चाय खरीदना है घर के लिए रात के वक्त 12 बजे के बाद, और आप घर जा रहे हैं, कॉल सेंटर से आपकी ड्यूटी खत्म हुई है रात के 1:30 बजे या 2 बजे, मतलब 2:30 बजे रात की शिफ्ट खत्म होती है कॉल सेंटर में, you get a drop at about 2:30 or so, you feel hungry, you can't stop anywhere, there is no market which is open, there is no place where you can buy even bread for the house. My point is, Mumbai has changed. Mumbai आखिरकार बदल गया है. जैसे एम्स्टरडैम में 24 घंटे आपको कुछ ना कुछ खुला मिलेगा, लिechtenstein में, मोनाको में 24 घंटे कुछ ना कुछ आपको खुला मिलेगा. मेरा ये कहना है कि मुंबई शहर में अभी आप जोनिंग की बात कर रहे हैं. I think perhaps the need is there for an option to be given to all shops and establishments that if they wish to remain open 24 hours a day, they have the option of doing so. Mr. Desai. या शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंसेस जरूर उसमें आपको ये लाना होगा. बीएमसी विल डू दैट,
And what you said is right. I mean, this was the need of the people. It is not something that luxury is going to be open from them Gee. or something novelty is coming their way. It was a need. I mean, people, and as it is known all over the world that Mumbai never sleeps. That's right, So it doesn't. that's fitting this thing that yes, all 24 hours anybody who comes here will not feel himself that he is hungry or he is starved. And most will be there for you. importantly, wherever there are people, अगर जहाँ पर जिस तरीके से कहा जाता है पूरी दुनिया में, Yeah. जहाँ पर रौनक होती है, जहाँ पर ज्यादा लोग होते हैं, भीड़ भड़का जहाँ पर होता है, वहाँ पर क्राइम भी नहीं होता है. Crime बिल्कुल, comes बिल्कुल, down immediately. बिल्कुल. City will be live as it is. Mumbai is live. Gee. And if you happen to see any kind of crime ratios all over India, any city, Mumbai is the most safest. You can vouch it from the records available from the law and enforcing agencies. Besides that, I mean, whatever shops and establishment licenses and some labor, Gee. some kind of amendments will be needed to these laws. Right. I mean, once that idea is welcomed and principally it has been given not by the authorities, But I Mr. don't see any difficulty that it should go through, absolutely. Mr. Desai, how soon do you think this thing will be implemented? How soon do you think we'll actually see bars open, you know, Now- till now 4 the o'clock in the ball- morning, now- restaurants open till 4 o'clock in the morning, Rajat ji, eating yeah, places, cafes open till 4 o'clock in the Yeah, morning? yeah, yeah. That is now the ball is on the roll. Yes. Now things would gather the momentum. And like Mumbai, everybody... Mr. Desai, I think I'm losing you a bit. Yes, could you speak a bit louder, sir? हाँ जी हाँ, जरा जोर से बोलें, sir. हाँ जी नहीं अभी जिस तरह से ये हुआ है the ball is on the roll and now everybody is eager and anxious enough to see that their platters are rolled out in front of them at 2 in the morning, 3 in the morning. So everybody knows that, and the authorities would put themselves in top gear to see Yes. that this comes through. और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये होगी देसाई साहब कि हाँ जी। पिछले 5 साल से for the last 5 years the way there was a policy paralysis, there was an economic growth paralysis, it will generate such a huge turnover in terms of बिल्कुल। money, in terms of the economy, बिल्कुल। in terms of jobs. That will be बिल्कुल। fantastic for the city, Mr. It will be Desai. multiple chain of effects, and really that will lead to good GDP, employment. Everything will be there. Yes. The multiplicity of the activities will lead to good employment. Then things would move much faster. Yes. And it will all add to liveliness of Mumbai. That much I can say. And Right, this so is all- Mumbai will be back. कहने का मतलब ये हुआ, Yeah. Mumbai Yes, will yes. be back to where it belongs. Absolutely, sir. Right, but Mr. Desai, before we let you go, a very personal Yeah. question to you. Yeah. So next week, do we see you in the Council of Ministers in the centre, sir? Thanks for your good wishes, but now it all depends how things go next No, week. because rather. Mr. Modi is about to expand his cabinet. Budget- About 5 budget more session. ministers are due to be added, हाँ जी. and your name Yeah. is on top of the list. Yeah, with your good wishes, and it is my party president to decide on this. The session starts. Right. I mean, on- Right, Mr. Desai, thank you very much for speaking to us. Great pleasure, as always, talking to you. Thank you so much. Pradeep, this will have a real multiplier effect, very frankly, what Aditya Thackeray has managed to achieve. अगर आज की तारीख में अगर देखा जाए, अगर ये एस्टैब्लिशमेंट्स भी जैसे ईटिंग प्लेसेस हैं और बार्स भी हैं कुछ 5 के 6 या 8 जोन्स में जहाँ भी ये लोग प्लान कर रहे हैं और आखिर में पूरे शहर में ही आना पड़ेगा, it will have a multiplier effect. Just about everybody, everywhere is going to be affected and positively. Pradeep. Exactly, sir. आपने जो कहा कि एक zone create, at least an initiative has been taken. एक initiative शुरू हो गया. And the most important thing, जैसे Nawab Malik was telling you, he was telling you, you can't have a disparity, inequality between all sides of Mumbai. You have to promote जो shops and establishment license, जिसको भी दुकान खोलना हो, वो खोल सकते हैं. Definitely pubs और ऐसे this in residential areas and localities might be a problem, but अगर दुकान सब जगह खुला हुआ है और दुकान को अगर ऑप्शन है कि सब जगह खोल सकते हो, तो उसमें I don't think why there should be any problem. If it is shops, let it be available, open everywhere, and whoever wants to open it. But as that, if it is pubs and disco and all these kind of things, then definitely you need zones for that. कहाँ पर ये खुला हो सकता है, कहाँ पर नहीं खुला हो सकता है.
But as it is, you can't create an inequality where anything's related to shops, establishments, pubs, discos, everything is concerned. You talk about zones, you talk about regulation, but you can't afford an opportunity of inequality. There has to be an equal opportunity for everybody to earn money. Right, at the moment with us, I tell you what, at the moment with us, we got Shaina with us. Shaina, very good evening to you. Good evening. Rajiv K. Bajaj here from the Inside Story on Lemon Yes. News. Thank you so much. Thank you. Shaina ji, we must congratulate you. We must congratulate, that is your party chief minister, Mr. Devendra Fadnavis, for the fact that he has taken such a bold step and he's allowed, at least restaurants, eating places, cafes, bars, etc. to be open in the city 24 hours a day. Very shortly that will be implemented, at least in some zones. Because the first complaint that we used to hear from people coming in from all over the country, they used to land up over here in trains, in planes and everywhere else. It used to be that, hey, there's no other place to go to at least to be able to have a cup of coffee. You just have to rush to a 5-star hotel. The city used to be shut down after 11:30. Shaina. Yes, absolutely. And if at all it was the reverse, people are believing that this is an elitist kind of move, but it's not. No, it isn't. If at all people would only be able to go to 5 stars in the past, now they have the option to go to a wayside cafe or any place that they choose to at any time. Yes. There are 3 types of benefit to the state. First, of course, tourism. Yes. A complete lift and boost. Revenue that is earned to the state, not just in terms of domestic income, but also in terms of the foreign exchange which will be spent in a city like Mumbai. Yes. And third is the employment opportunity Yes. to the people who will be given an opportunity to work in 2 and 3 shifts. So I think And the all economy in will all, get a huge boost. Shaina ji, economy is going to Absolutely. get a huge boost because up till the now in the last economy 5 will years, get a boost. Gee, in the last 5 years, the economy has been in a state of paralysis. This is exactly the Absolutely. kind of injection which was required. I mean, this is fantastic. But I only hope that this is something I put this across to you. I only hope that this will be extended to the Shops and Establishment Act as well. There'll be an amendment over there so that shop owners, shopkeepers, etc., can be given the option of being open for as long as they want. Yes, in and case they follow also certain rules. options. Yes. Options to be open. What Yes. earlier used to happen is people were only, guided by a certain kind of guideline given by the state government, and Yes. eventually they used to be, using corrupt practices to keep their to keep their establishments open. Gee. And we all know that the kind of vicious circle that this That's is. right, So absolutely. one needs to simplify not just the processes, but also vis-a-vis people who want to open restaurants in the city. There are over 150 licenses. Yes. So I think it's important to have progressive vision plan for Mumbai and progressive But it's a vision very plan practical for step. Maharashtra. This is really fantastic. What Mr. Fadnavis has done, no other chief minister has had the courage to do, and it's most importantly, it's a very, very practical step. After all, you go to Amsterdam, you go to Monaco, you go to Liechtenstein, Luxembourg, you find all these places are open 24 hours a day. How could we call Mumbai an international city if we are shut down at 11 o'clock? And most importantly, you got call centers, you got people working now in 2 or 3 shifts everywhere. When they're going home, they have nowhere to go. Shaina. Yes, that is a very pertinent point. But I think more importantly, if you understand from the point of view of the state government, this is not just a model that we want exclusive to Mumbai. It could also spread out to other cities. That would be But fantastic. more importantly, to simplify processes, not have these various corrupt practices all over the place going on. Yes. And for us, it's not about encouraging pubs and discos. It's about encouraging business and the economy and boosting the economy in a way so that the people, No, the restaurants and the hospitality. but Shaina, I don't know why people are talking about pubs and discos. The fact remains that this is a necessity. People don't have a place to go and eat. People starve in the night. They have no place to go and eat, which is why they go to some roadside vendor somewhere, and God knows what they're eating in the night at that time. There are people, young people who are, and other people who are working till late in the night. Their shift gets over at 2 o'clock, 2:30. At that time, the city is completely dead. And most importantly, you talk to any security expert, any policing expert, and he will tell you or she will tell you that, hey, listen, if there are people around, if shops are open, establishments are open, crime automatically comes down. So in terms of security also, this is a great move. Shaina.
Yes, and not just security in few spaces, but we're talking about providing the service in commercial areas so that residents are also not inconvenienced in any Yes. which way. Yes. And important to note that in malls and in certain commercial districts like BKC, Kalagoda, etc. in Yes. Mumbai, there is already a security angle because the establishments themselves are working in accordance with the police norms. Ji. So it's not like we are coming up with a policy which is not foolproof. Right. But Shaina, thank you very much for talking to us, and Thank you. congratulations once again. Great step. Thank I hope this government continues in this direction and has the courage to follow it up with more such measures, including the one Thank that you you. mentioned, especially with regard to opening up of restaurants and other establishments where there should be single window clearance. But the Chief Minister Thank has you. already spoken about it. Thank you so much for joining us, Shaina. Thank you. Bye-bye. Pradeep, the fact remains that the Chief Minister needs to be praised. देवेंद्र फडणवीस here needs to be praised. मतलब देवेंद्र फडणवीस की प्रशंसा करनी होगी जो उन्होंने यहाँ पर साहस दिखाया है और यहाँ पर ये कहा है कि भाई 24 घंटे ये सब एस्टैब्लिशमेंट्स इन कमर्शियल एरियाज में खुली रहेंगी. प्रदीप. Sir, one thing if you see economically, उन्होंने already अपने benchmark रख दिया है. मतलब Maharashtra is going to go at 10% GSDP. 10% ग्रोथ उन्होंने ऑलरेडी प्रोजेक्ट किया महाराष्ट्र के. मैं इस स्थिति पे लेके आऊंगा कि 10% ग्रोथ महाराष्ट्र में हो, एंड दैट्स अ ग्रेट, कोई चीफ मिनिस्टर एक अपने आप एक टारगेट सेट कर रहा है कि इफ the nation, if the country under Modi has to grow at around 8%, then Maharashtra has to grow by 10%. That itself is a great achievement, and it's the first step achieved. Otherwise the country will not grow at 8%. It will not Let's be grow- very clear. Exactly. Unless It will not. Maharashtra grows at 10%, Yes. the country will not be able to grow at 8%. 8%. जी. Exactly. और दूसरे जो string of measures. Not only we see the nightlife being revived here, as Shaina NC was saying, इसको extend करके बाकी cities जैसे पुणे, नासिक, नागपुर, अमरावती, यहाँ पर भी पुणे लेके आएंगे. Now that's the government is proactive. It has a thought. It has a business oriented, अरे भाई creating employment. मुंबई हो गया, नवी मुंबई हो गया, ठाणे हो गया, ये सब जो ग्रेटर मुंबई का जो पार्ट है, मतलब इफेक्टिवली दीज आर ऑल पार्ट्स ऑफ मुंबई. आप ठाणे को मतलब आप लेट्स बी वेरी क्लियर, ज़्यादा हर कोई अलग समझता नहीं है. नवी मुंबई एसेंशियली पार्ट ऑफ मुंबई ओनली. इन सब लोगों को, इन सब चीज़ों को अगर एकत्रित करके यहाँ पर भी अगर आप ईटिंग प्लेसेस को, बार्स को, डिस्कोस को और अन्य जितने भी शॉप्स है, स्पेशली सेलिंग एसेंशियल कमोडिटीज, उनको अगर आप 24 घंटा खुला रखते हैं तो इकोनॉमी इमीडिएटली गेट्स अ बूस्ट. It gets a boost, and Yes. look at what all he is doing, sir. जहाँ FSIs के बात है, पहले तो दो तीन के ऊपर तो सोच ही नहीं सकते थे. That's right. Immediately आने के बाद 2.5 नवी मुंबई का सैंक्शन कर दिया. अभी up till 6, 7, 8 he is ready to, जो स्टेशंस के बगल में हो, FSI up till 6, I tell you what, 7. at the moment with us, I think we're going to get a contrary point of view. I think we are just patting ourselves in the back and congratulating the Chief Minister. I think we're going to get a contrary point of view from the person we have at the moment with us. इस वक्त हमारे साथ हैं हमारे पुराने मित्र, समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आज़मी. अबू आसिम आज़मी साहब नमस्कार. नमस्कार भाई साहब. राजीव कुमार बजाज बोल रहा हूँ, इनसाइड स्टोरी बिल्कुल। लेमन न्यूज़ से. बहुत बहुत शुक्रिया Yes. आपका कि बड़े दिनों के Yes, बाद बजाज आपसे साहब, बातचीत हो बोलिए। रही है. अबू आसिम आज़मी जी, दो सवाल हैं, दो सवाल. जी. पहला सवाल तो मुंबई से ही रिलेटेड है. वो है कि बार्स को, रेस्टोरेंट्स को मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि भाई वो 24 घंटे खुले रहने चाहिए. आप इस विषय के बारे में क्या समझते हैं? क्या हमें मुख्यमंत्री जी को मुबारकबाद देनी चाहिए कि आखिरकार जो मुंबई सोई पड़ी थी उसको जगाया है? और नंबर 2, जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि भाई अब किसी भी माइनॉरिटी के ऊपर, अल्पसंख्यक के ऊपर कहीं पर भी कुछ भी हमला होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा. इन दोनों के ऊपर मैं चाहूंगा कि आप अपनी प्रतिक्रिया दें जनाब. देखिए, जहाँ तक होटल का सवाल है, होटल, बियर बार 24 घंटे खुले रहने का, तो मैं इसका जरूर स्वागत करता हूँ जी. क्योंकि मुंबई एक इंटरनेशनल सिटी है. जी. यहाँ पर लोग आते हैं और मुंबई के बारे में ये है, मशहूर है कि मुंबई कभी सोती नहीं है. जी दुरुस्त बात है. तो लेकिन एक बात जरूर है कि थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कहीं खराब ना होने पाए. जी. ये इसमें पुलिस को अलर्ट रहना पड़ेगा. जी. वो करना पड़ेगा. देखिए, मैं खुद भी रेस्टोरेंट का मालिक हूँ, तो मुझे तो खुशी होगी कि भाई होटल 24 घंटा चलेगा. जी दुरुस्त बात है. तो अब जी मुंबई जी. में लोग busy रहते अबू हैं. आसिम आज़मी जी, मुझे भी याद है, जहाँ तक आपके कोयला रेस्टोरेंट का सवाल है, वहाँ पर 11 साढ़े 11 बजे भड़कम मच जाता है कि यार 12 बज गए, जल्दी बंद करो. मतलब बड़ी अजीबोगरीब मसला है. आदमी आराम से बैठ करके रान खा रहा है वहाँ पे बैठ करके, या पिशौरी कबाब खा रहा है, और वो और उस वक्त ये आ रहा है यार बंद करने के वक्त आ गया. मतलब ये तो कोई मतलब नहीं हुआ. जी जनाब बताएं. बस ये एक चीज है कि बियर बार खुला रहेगा, लोग शराब पियेंगे. जी. गरीब जो लोग हैं बेचारे, वो सोचते हैं कि हमारा घर, हमारा भाई, हमारा पति
जी हमारे घर में कोई आदमी शराब खाने में नहीं जावे क्योंकि तनख्वाह कम है, जी। शराब खाना खुला रहेगा तो उनको एक चांस मिलेगा पीने का। लेकिन लेकिन आसिम भाई अभी कौन सा कोई नहीं जा रहा है, आप ये बताइए। अभी भी नहीं, इलीगल अभी देखिए, गैर कानूनी तरीके से तो खुले ही है ना, जिसको जाना है वो तो जाएगा ही। हाँ, बात सही है, बिल्कुल बात सही है। बस थोड़ा सा ये होता है कि भाई कि जरा गरीबों का पैसा बर्बाद नहीं होना चाहिए। लेकिन ओवरऑल शहर के लिए मैं समझता हूँ ये अच्छा कदम है, वेरी अच्छा है, मैंने कहा अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा सरकार को, जी पुलिस को अलर्ट होना पड़ेगा, जी सतर्क रहना पड़ेगा। लेकिन दूसरी चीज जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि अल्पसंख्यकों के ऊपर अगर अभी कोई भी अटैक होगा, किसी भी रिलीजियस ग्रुप के ऊपर कोई अटैक होगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। इस विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, मुझे खुशी है कि बहुत लेट बोले इन्होंने आकर के। इनके जो मेहमान थे, बहुत खास दोस्त कहे जाते हैं, ओबामा जी ने आके इनको नसीहत करके गए। ये आज ओबामा जी या बराक जी? बराक ओबामा जी। इन्होंने तो बराक ही बोला है, ओबामा तो कहाँ बोला उन्होंने? हाँ बोलिए ना। अच्छा जी बराक ओबामा ने आके इनको नसीहत किया। जी। और मैं आज देख रहा हूँ कि अमेरिका में भी कोई मंदिर पे हमला हुआ है, बहुत अफसोस की बात। इसका कितना क्रिटिसाइज किया जाए कम है जी। लेकिन ये पांचवा मंदिर है जिस पे लेकिन हिंदुस्तान में मस्जिदों पर, गिरजाघरों पर जी अटैक हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं लोग, कितने हो रहा है जी। तो सरकार जो चुपचाप सोई रहती है, क्रिटिसाइज, देखिए कहीं भी ये चीजें नहीं होना चाहिए, दुरुस्त बात, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जी। लेकिन एक्शन का रिएक्शन होता है। देखिए अगर ये कहा जाए कि भाई यहाँ पे गिरजाघरों में घुस करके इन्होंने जाकर क्रिश्चियन लोगों के कब्रिस्तान में घुस करके वहाँ झगड़ा किया, गिरजाघर में जाकर गिरजा करके थोड़ा उनकी बाइबल फाड़ी, तो अगर ये देख करके कोई क्रिश्चियन वहाँ पर कोई मंदिर पे हमला कर दे तो एक्शन का रिएक्शन है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कहीं भी नहीं होना चाहिए। परंतु ऐसी चीजें होती हैं, जिस तरह से राज ठाकरे जी ने उत्तर भारतीयों को यहाँ मारना शुरू किया, तो ऑस्ट्रेलिया में भी इंडियंस को मारा गया जी। तो राज ठाकरे जी भी बोल रहे हैं कि हमारे वहाँ पर हमारे लोगों को मारा गया। तुम तो अपने देश में मार रहे हो लोगों को जी। देख करके ये लोग जो है ऐसी चीजें आगे बढ़ रहे हैं, बिल्कुल उठना चाहिए कहीं भी। लेकिन अबू आजमी जी, आपको लगता नहीं है कि आखिरकार प्रधानमंत्री जी को बोलने पर मजबूर होना पड़ा दो चीजों की वजह से? मैं बता रहा हूँ नहीं, एक तो जो आपने कहा, पूरी बात सुन लें। दूसरी चीज जो है कि दिल्ली के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, सिर्फ 3 सीटें आई महज, शायद उसकी वजह से भी शायद उनकी आंखें खुली हैं कि भाई आप सिर्फ वही डिवाइड एंड रूल वाली जो रणनीति है अब आप नहीं अपना सकते, मतलब लोगों का बंटवारा नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये हुआ। जनाब बताएं। मैं यही बोलने जा रहा था, आपने खुद बोल दिया, बिल्कुल सही बात है कि दिल्ली से इनको कुछ थोड़ी सी कम से कम पे ब्रेक लगाओ, बहुत अच्छा हुआ, मैं कहता हूँ बहुत अच्छा हुआ, ताकि कुछ सीखे तो सही ये लोग जी। आज इस देश में अल्पसंख्यक के साथ में जिस तरह से इनकी सरकार बार बार इतने तीखे बयान दे रही है जी, घर वापसी के नाम पर, और न जाने लव जिहाद, क्या सब फालतू बातें जिनका कोई बेस नहीं, कोई मतलब नहीं है। ये लव और जिहाद का वैसे कॉम्बिनेशन क्या हो मुझे समझ में नहीं आया। जी बताइए। ऐसी चीजें ला करके जो आज यहाँ पर एक डर का माहौल पैदा कर दिया इसके अंदर। मैं तो दिल्ली की जनता को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि आज ये तय हो गया कि जात और धर्म के नाम पर, सांप्रदायिकता के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर इस देश के लोग वोट नहीं देना चाहते, लोग विकास के नाम पर वोट देना चाहते हैं जी। फालतूगिरी के नाम पर वोट नहीं देते, और सारी फालतूगिरी जितनी थी बीजेपी की, आरएसएस की, वो सारा लोग। लेकिन अब तो आरएसएस ने भी कह दिया है, अब अबू आसिम जी, अब तो मोहन भागवत जी ने भी कह दिया है साक्षी महाराज से कि मतलब इफेक्टिवली इन शब्दों में नहीं कहा है, लेकिन शब्दों का तात्पर्य अगर निकाला जाए तो यही है कि भाई बकवास करनी बंद करो। कहने का मतलब ये हुआ, उन्होंने ये कहा है कि मैं किसी का मुंह तो बंद नहीं कर सकता, लेकिन ये सब कहना बिल्कुल बकवास है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए जी। नहीं, अभी तक तो ये कह रहे थे, ये समझते थे कि इन बातों से इनको बहुत फायदा होगा, ये देश में हर स्टेट में बढ़ जाएंगे। आज तक इनको यही लगता था, लेकिन दिल्ली ने ये सिखा दिया इनको कि आपकी ये बातें बकवास हैं, इससे आपको वोट नहीं मिलेगा। पिछली बार जो आप पार्लियामेंट में और कुछ स्टेट में चुनकर आप आए, सिर्फ इसलिए चुनकर आए कि कांग्रेस ने 67 सालों में इस देश में विकास के काम नहीं किए, भ्रष्टाचार, बेईमानी बढ़ी, तो इन चीजों को देख करके लोगों ने एक नई पार्टी को चुना। लेकिन 8-9 महीने होने के बाद जब इन्होंने काम नहीं किया तो उन्होंने फिर लाके नई पार्टी दिल्ली में चुना। लेकिन इसका मतलब ये हुआ, अबू आसिम आजमी जी, वार्निंग है आसिम भाई, इसका मतलब ये हुआ कि उत्तर प्रदेश में जहां तक समाजवादी पार्टी का प्रश्न है, अब तो समाजवादी पार्टी के हौसले बुलंद हुए होंगे दिल्ली का रिजल्ट देख करके। अब तक तो ये लग रहा था कि जिस प्रकार लोकसभा के रिजल्ट आए थे कि समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, वो बिल्कुल खत्म है उत्तर प्रदेश में। अब तो ऐसा लग रहा है कि जब उत्तर प्रदेश के असेंबली के इलेक्शन होंगे 1.5 साल के बाद, हो सकता है कि समाजवादी पार्टी की परफॉर्मेंस अच्छी रहे। आसिम भाई।
नहीं देखिए, अगर जो सांप्रदायिकता के ऊपर इन जिस तरह से आरएसएस के लोग बयानबाजियां कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि देश के जो मेजोरिटी के लोग हैं इन्हीं बातों के ऊपर इनकी जो पोलराइजेशन हो रहा है, ऐसा लोग अनुमान लगा रहे थे, परंतु ये अनुमान गलत हो गया। इसलिए बिल्कुल सही है कि अब ये बातें खत्म हो जाएंगी तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जो विकास का काम लगातार की जा रही है, तो विकास के कदम पर जीत सुनकर आएगी। लेकिन आज तक लोग समझते थे कि विकास कितना भी करो, लेकिन ये सांप्रदायिकता का मुद्दा बहुत हावी हो जाता है, ये आगे आ जाता है जी। ये बिल्कुल गलत हो गया, बहुत अच्छी बात है ये। राइट आजम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। बड़े दिनों के बाद आपसे मुलाकात हुई फोन के ऊपर। उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी आप स्टूडियो में भी आएंगे ताकि फेस टू फेस आपसे बात हो सके। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Right, Mr. Abu Asim Azmi, very, very happy at the fact that at least as far as he's concerned, he also runs an eating establishment, and as far as he's concerned, it's good for him. Pradeep. Exactly, sir. And good for everybody. It's a good continuous economic revival where Maharashtra is concerned, because agar Modi has to go to double digit, now he's talking about 8%, 10% तक अगर मोदी के जो projection है, economic growth has to go to what was around 2008, at least to 9.7, 9.4. Then every, especially developed states, has to. But I hope it won't be according to Modi mathematics. Yes, that is the biggest danger, because as per Modi, the new methodology, we are already 6.9%. Yes. And the industrialists and the economists find that ground में कुछ दिख ही नहीं रहा है, ground में कुछ हलचल नहीं है, मगर आप बोल रहे हो कि 6.9% पे growth है. 6.9% where? 6.9% of the GDP. I would really love to know in Burkina Faso, what are we talking about? The new methodology, in fact, is being challenged. Even the question marks are arising from everywhere. Even from the Wall Street Journal and all the economic press all across the world, they're saying, are you talking about matching China, or your growth rate has surpassed China? In what methodology? The new methodology that you're saying, but as the corporates and the economists say, ground में कुछ नहीं दिख रहा है. There is no movement in the ground, but the graph has gone up. The graph has gone up. Which is the reason why everybody takes a look at the mid-cap, the mid-cap index, not at the Sensex. Because the Sensex consists only of the top 30 companies. As far as the mid-cap index is concerned, that's got 100 companies in it. कहने का मतलब ये हुआ, that's a better indicator of the way the market is behaving than the Sensex. In a similar manner, the GDP, the calculation of the GDP has now been, how shall I put it, just tweaked a little bit to show just a 2% higher rate of growth. I think we are still at 4.9%, not at 6.9%. RBI says 5.5, but it is definitely better than 4.7. Well, it is somewhere around 5%. It's somewhere around 5%. All right, let's take the RBI figure, which is 5.5%, but there's a huge difference between 5.5% and 6.9%. 6.9% would mean that every building site in Mumbai would be working 24 hours a day. मतलब जहाँ पर कोई भी इमारत बन रही है मुंबई शहर में, वो 24 घंटे वहाँ पे काम चल रहा होना चाहिए, अगर ग्रोथ रेट 6.9% है. प्रदीप. Exactly, sir. And नया चीज है कि we are surpassed China's growth rate on year-to-year basis. Calculation of last year to current year, we are growing at 7.5% and China is growing at 7.3%. So Modi economics says that we are 7.5, we have surpassed China with growth per year. It's like Kiran Bedi saying, I won. Yes. It's like Kiran Bedi saying in Delhi that So, and she said, I have not lost. She said, I have not lost. That's what she said. So I hope this is not like that. But what Abu Asim Azmi said, let's take a look. Nawab Malik from the NCP, Shaina NC, of course, from the BJP. She's expected to praise her own chief minister. And of course, Abu Asim Azmi. Everybody praising this decision. And everybody saying, hopefully, number one, there'll be checks and balances. That is, there'll be a high level of police alertness. And number two, that this will be extended to include everything else. All other shops and establishments as well. Pradeep. Sir, at least if guts hai to take the business decisions, guts to take decisions about nightlife, the guts to take decisions about reviving the nightlife. Which no other chief minister No other chief ministers. If Mr. Nawab Malik, though he had his own ideas, he could never influence his CM or the combined CM of Congress and NCP to do this particular thing. But Aditya Thackeray did it. Aditya Thackeray did it. I tell you what, CM why don't we hear equally. Aditya Thackeray? Let's hear Aditya Thackeray. जहाँ तक आदित्य ठाकरे जी का सवाल है, एक बार आदित्य ठाकरे जी को सुन लेते हैं. रिमेंबर, ये हैं असली कर्ता धर्ता इस पूरी प्लान के, और पिछले 2 बरस से आदित्य ठाकरे इसी के ऊपर लगे हुए थे और अब जाकर के वो सफल हुए हैं. लेट्स टेक अ लुक. पहिली गोष्ट म्हणजे एकतर जास्ती लोक जर रस्त्यावर असली तर मला वाटत नाही सिक्युरिटीचा प्रश्न तेवढा होईल, कारण मुंबई एक तसं सुरक्षित शहर मानलं जातं आणि मुंबईकरांवर माझा प्रथम म्हणजे विश्वास आहे.
दुसरी गोष्ट म्हणजे असं नाहीये की इटरीज जर बंद असतील किंवा ह्या ज्या सुविधा आहेत ते बंद असतील तर रात्री पोलीस रस्त्यावर नसतात किंवा नाकाबंदी चालत नाही. गोपाल शेट्टी साहब नमस्कार. जी नमस्कार. राजीव कुमार बजाज बोल रहा हूँ इनसाइड हाँ जी नमस्कार. इनसाइड स्टोरी विद आरकेबी ऑन लेमन न्यूज से. गोपाल शेट्टी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे साथ आए. सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद, साधुवाद, अभिनंदन कि आखिरकार आपके मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने इतना साहस दिखाया कि उन्होंने आदित्य ठाकरे जी का जो प्रस्ताव था कि बार्स हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, ईटिंग प्लेसेस हो गए और कुछ दुकानें हो गई, उनको 24 घंटे खुले रखने की परमिशन दे दी गई. मतलब मुंबई शहर में एक बार फिर आर्थिक व्यवस्था में सुधार आएगा. आर्थिक व्यवस्था ही नहीं, जहां तक के सुरक्षा व्यवस्था का प्रश्न है उसमें भी सुधार आएगा और आखिरकार मुंबई शहर वो वापस मुंबई शहर बन जाएगा जो कि सारी रात सोता नहीं है. गोपाल शेट्टी साहब. नहीं देखिए, आदित्य ठाकरे जी ने स्टडी करके ये प्रपोजल दिया होगा. राकेश मारिया जी ने जब उसको मान्यता दी है और मुख्यमंत्री ने भी मान्यता दी है जी, तो हम सब ने मानना चाहिए कि एक अच्छा प्रपोजल होगा. नहीं बहुत अच्छा और है. एक ट्रायल बेसिस पर अगर इसमें सक्सेस मिलती है तो अच्छी बात है मुंबई शहर के लिए जी. लेकिन यहाँ पर आप इसके बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि कई जगह से ये भी प्रस्ताव आ रहा है कि इसको कुछ ही जोन्स तक सीमित नहीं रखना चाहिए. ये सिर्फ बार्स हो गए, डिस्को हो गए या रेस्टोरेंट्स हो गए, ईटिंग प्लेसेस हो गए, कैफेज हो गए, सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं होना चाहिए. अलग अलग जगह पर, क्योंकि लोगों की शिफ्ट जो है वो छूटती है, रात के 2 बजे 2:30 बजे भी छूटती है. कुछ दुकानों को भी परमिशन होनी चाहिए कि वो 24 घंटे खोल के रखे. गोपाल शेट्टी साहब. नहीं जी देखिए, बहुत दिनों से प्रपोजल बंद है कि रात को 11:30 बजे तक दुकानों को खुला रहना चाहिए जी. मुझे लगता है कि ये एक बार खुला है तो इससे बहुत सारे छोटे छोटे दरवाजे अभी खुल जाएंगे आने वाले दिनों में जी. एक अच्छी पहल से मैं मानता हूँ जहाँ पर मुंबई से शहर में एटीएम 24 आवर्स चालू होता है जी. और आपने बताया कि लोग छूट कर 11 बजे 12 बजे 1 बजे 2 बजे आते हैं. नहीं, शिफ्ट रात के 2:30 बजे छूटती है. पब्लिक को सुविधा के लिए होनी चाहिए. गोपाल शेट्टी साहब, लोगों की शिफ्ट रात के 2-2:30 बजे छूटती है और जो शख्स फॉर एग्जांपल अगर बाहर से आ रहा है, ट्रेन में आया, रात के 1:30 बजे स्टेशन से बाहर निकला है, वो बेचारा कहाँ खाएगा? एयरपोर्ट में उतरा है, वो बेचारा कहाँ खाएगा? आज की तारीख में ऐसा नहीं है कि हर कोई जो भी एयरपोर्ट मतलब हवाई जहाज से आ रहा है वो सीधा 5 स्टार होटल में जाएगा. मतलब he also should be able to go and eat at a proper restaurant. He should at least be able to have a cup of tea or coffee. And I think this is a very good decision from the chief minister. इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये जहाँ पर आवश्यकता है वहाँ पर सरकार सोचेगी इसके बारे में आने वाले दिनों में जी. ये अभी स्टार्ट किया है तो इसका क्या रिजल्ट आता है ये भी हम देखेंगे जी. और इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप लिया जा सकता है मुंबई शहर के इसके लिए जी. और दूसरी चीज ये भी है, देवेंद्र फडणवीस साहब ने ये भी कहा है कि क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि उनको 8% का ग्रोथ रेट चाहिए जीडीपी में, तो लिहाजा महाराष्ट्र में 10% का होना चाहिए, 10% होना चाहिए, तभी जाकर के पूरे देश में 8% होगा, वरना नहीं होगा. इस विषय में आप क्या चाहते हैं बतौर, क्योंकि यू हैव स्टडीड दिस अर्लियर, आप क्या चाहेंगे कि हमारे मुख्यमंत्री जी क्या करें और दिल्ली में बजट में वित्त मंत्री जी क्या करें ताकि हर जगह पे ग्रोथ जो है वो स्टिमुलेट हो? जी बताएं. नहीं, ग्रोथ रेट बढ़ने के साथ साथ में किसी भी शहर की शांतता पे किसी प्रकार का परिणाम ना आए ये भी हमको देखना पड़ेगा. इसलिए मैंने कहा कि ये स्टार्टिंग अभी एक परमिशन हमने दी है तो इसका क्या प्लस माइनस होता है ये सब देख कर आगे रास्ता निकाला जा सकता है जी. और जीडीपी बढ़ना चाहिए. इसलिए 24 घंटे अगर हम किसी शहर को चलाएंगे तो कोई ठीक है ऐसा मुझे लगता नहीं, क्योंकि भगवान ने प्रकृति ने भी कुछ नियम से बनाया है जी. रात होता है, दिन होता है जी. लेकिन अनडिस्टर्बेंस एरिया में अगर इस प्रकार की सहूलत सरकार ने दिया है तो इसको हमको वेलकम करना चाहिए और इससे आगे हमको रास्ता मिलेगा और आगे काम करने के लिए. जी. गोपाल शेट्टी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू. राइट. I didn't hear the same set of kind of enthusiasm from Mr. Gopal Shetty. He doesn't sound very enthusiastic. Whatever the reason, but for Maharashtra and the people of Mumbai have a reason to rejoice because this kind of bold decisions people want. The nightlife revived. Mumbai is an international city. You can't treat Mumbai like anything because Mumbai is the financial hub of the country, and along with financial hubs, you've got all the world's corporates coming in out here. You had Bloomberg the other day. You've got everybody coming out here. Right. And if you find that in the night, रात को अगर land होने के बाद आपको खाना नहीं मिलेगा, पीना नहीं मिलेगा, then it just doesn't work. It doesn't work good for Mumbai. Right. But the most positive thing where the CM is concerned, taking bold decisions,
even when security alert is at the highest, because आज भी तारीख पे तारा है कि Mumbai is a center, financial center, which has a maximum concern where security angle is concerned. In spite of that, taking a turn and bold decision. But Pradeep, I kind of disagree with you over there, because I say thank the Lord he's taken the decision, because in terms of security, this is the best possible decision that he could have taken. Very frankly speaking, because up till now, just after the 26/11 attacks, the one thing which came out, जो 26/11 का जो हमला हुआ मुंबई शहर में, एक चीज़ जो बाहर आई थी वो ये थी कि क्योंकि सारे डांस बार जो थे वो बंद कर दिए गए थे, इसलिए जो मुंबई पुलिस को जो उनके खबरियों से खबरें आया करती थी, जानकारी पर्याप्त होती थी, वो आनी बंद हो गई. इसलिए बंद हो गई क्योंकि सारे बार बंद थे. Most of these characters are, they are always visiting these bars. You get most of your information from such places. Now, if you're going to shut them down, you are not going to get any information from anywhere. Number two, if you open up all the bars, if you open up all the cafes, if you open up, all the eating places, agreed, there is always the danger that these might become vulnerable to attack. But there is always the plus side that anybody who's planning anything or anybody who's in the act of performing any act of terror could also be caught. Pradeep. Exactly, sir. And as we always say that the decision taken by CM has been bold, it has been innovative, he has been progressive in his approach and absolutely what he called proactive in what he wants to do. Right. He said the economy has to go, you have to keep it moving. Yes, this is a decision that he will take. I hope he continues. I hope Mr. Devendra Fadnavis continues in this way. यानी देवेंद्र फडणवीस जी ने जो साहस दिखाया है, ये 24 घंटे रेस्टोरेंट्स, बार्स, कैफेज, ईटिंग प्लेसेस इनको खुला रखने का, मैं उम्मीद करता हूं कि इसी साहस से वो आगे बढ़ते रहेंगे और भी इस किस्म के निर्णय लेंगे. प्रदीप. Sir, yes, exactly. Though he has talked about cities, though he has talked about the real estate industry, how to revive them, just because the FSI ke koi bhi, I don't think any CM up till now had the guts to say 6 FSI, 7 FSI, 8 FSI, just because they fantastic. This is absolutely fantastic, good boon. Only thing is things have to move, and probably take 6 months even to get the labor back and get the things into action. 6-7 mahina lagta hai, but the policy decisions, you have to get the pace, you have to get the credit facilities yes, going, the credit facilities going, everything. And as you said, you have to have your manpower in place, right. And you have to see that BMC and the local bodies clear the plans as in 1 month ka target unhone rakha hai. He sees that actually they clear it, because this is the biggest bane of our problem. We had to cut short what Mr. Aditya Thackeray was saying, because we had Gopal Shetty patched on the line, and I think Mr. Gopal Shetty was heading to the airport. Let's hear Aditya Thackeray. एक बार फिर सुनते हैं आदित्य ठाकरे जी को, और इस बार पूरा सुनते हैं कि आदित्य ठाकरे ने क्या कहा. लेट्स हियर इट. पहिली गोष्ट म्हणजे एकतर जास्ती लोक जर रस्त्यावर असली तर मला वाटत नाही सिक्युरिटीचा प्रश्न तेवढा होईल, कारण मुंबई एक तसं सुरक्षित शहर मानलं जातं आणि मुंबईकरांवर माझा प्रथम म्हणजे विश्वास आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे असं नाही आहे की इटरीज जर बंद असतील किंवा ह्या ज्या सुविधा ते बंद असतील तर रात्री पोलीस रस्त्यावर नसतात किंवा नाकाबंद्या चालत नाहीत. तर सहसा जे चालतं, आणि तुम्हाला जर आत्ता रात्री खायचं असेल, अजूनही काही ठिकाणी ह्या चालू असतात गोष्टी, जर तुम्हाला खायचं असेल तर मग कुठच्या तरी गल्लीत जाऊन, कोपऱ्यात जाऊन काळोखात खायला लागतं. तिथे काही बरं वाईट होण्याच्या पेक्षा तुम्ही जर रस्त्यावरचे जर हे रेस्टॉरंट्स असतील ते उघडे ठेवले तर मला वाटत नाही भर रस्त्यावर एवढा काही प्रॉब्लेम होऊ शकतो. Right, very happy Mr. Aditya Thackeray, not really showing his happiness, but very happy anyway that his proposal has been partially accepted. But that's a start, and that's a very good start. और जो 6 की FSI की बात हो रही है, 7 की FSI की जो बात हो रही है आज की तारीख में, मैं उम्मीद करता हूं कि देवेंद्र फडणवीस जी वास्तविकता में इसको इंप्लीमेंट करेंगे, और उन्हीं की सरकार के भीतर कोई अड़ंगा नहीं डालेगा. जैसा कि आज यहीं पर इसी शो के दौरान नवाब मलिक हों, अनिल देसाई हों, जनाब अबू आसिम आज़मी हों, शाइना एनसी हों या गोपाल शेट्टी हों, पांचों के पांचों लोगों ने इस कदम को सराहा है. 2 तो खैर उनकी अपनी पार्टी से थे, शाइना एनसी हो गए, गोपाल शेट्टी हो गए, लेकिन नवाब मलिक एनसीपी के, अनिल देसाई शिवसेना के. आज की तारीख में शिवसेना जो फिरकी ले रही है, शिवसेना तो इसके बारे में कुछ कह नहीं सकती क्योंकि आदित्य ठाकरे का खुद का प्रस्ताव है. और यहां तक के अबू आसिम आज़मी, जिन्होंने आज तक कभी भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कदम को, किसी भी प्रस्ताव को आज तक कभी सही नहीं माना है, ना ही उसकी तारीफ करी है, आज यहीं पर इसी शो में, इसी चैनल पर पहली बार अबू आसिम आज़मी ने
तारीफ करी मुख्यमंत्री की, ये कहते हुए कि ये बहुत अच्छी बात है जो मुंबई शहर के लिए हुआ है। प्रदीप जी। Exactly, sir. जहां आपने एक बात किया कि he is talking about cities, he is talking about real estate development, he is talking everything concerned the corporates and capitalists. But look at the rally in Baramati, जिसमें उन्होंने account the sentiments affecting the farmers. उन्होंने कहा yes, 70% of Vidarbh आज के तारीख में drought, they are facing drought. He talked about 24,000 villages that are facing absolute drought. He talked about policies, how the farmland जो 82% are dry land. He is concerned about the farmers. The way he said, जैसे capitalist के साथ है, corporates के साथ है, you're talking about free economy, you're talking about need to, increase the trade, increase the GDP. At the same time, उन्होंने जो grassroots है, उसको छोड़ा नहीं है. उन्होंने कहा कि 24,000 गांव, villages आज टोटली ड्रॉट में है. हमने एग्रीकल्चर मिनिस्टर से बात किया है कैसे इनके डेप्ट को हम ये करें, प्रोवाइड करें, रिलीफ प्रोवाइड करें. उन्होंने ये भी कहा कि 4,000 करोड़ हमने ऑलरेडी खर्चा. बट मिस्टर तिवारी, किशोर तिवारी had some other thing to say, but this is But the that's a CM separate side. issue. I tell you what, as far as Kishore Tiwari is concerned, Kishore Tiwari is looking at the problem from right now. आज की तारीख में एक agrarian crisis है. वो agrarian crisis has been built up over the last 15 years. पिछले 15 साल में जो कांग्रेस एनसीपी की सरकार रही है, उसके दौरान this has come to this kind of a point where people are committing suicide every day. Now, you will have to have life-saving measures. That is, you will have to provide emergency aid immediately, and जो देवेंद्र फडणवीस जी बात कर रहे हैं, and a long-term plan. Long-term plan is of no use to the people today. So, Mr. Devendra Fadnavis will have to come out with a plan which is good for right now and a long-term plan, both. और वो मुझे लगता है, I think that must be in preparation, considering the fact that so much of planning has been done, especially with regard to this decision. This has really and truly enthused me, Pradeep. I think finally, the Devendra Fadnavis government is working. मुझे ऐसा लग रहा है कि आखिरकार देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार जो है उसने काम करना शुरू कर दिया है. And congratulations to the Chief Minister. Right, that's it. That's all we've got for you in tonight's Inside Story. At the moment with us, we've got our old friend Kishore Tiwari. I'm so sorry. We were about to wind up, but we've got him back. Kishore Tiwari जी नमस्कार. नमस्कार राजीव जी, नमस्कार. आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई. 24 घंटे के बाद आपको जन्मदिन की बधाई दे रहा हूं, लेकिन कल आपको बधाई देने की कोशिश की थी, लेकिन आपका फोन जो है या बिजी आ रहा था या आउट ऑफ रेंज था. लेकिन एक बार फिर एक किसान परिवार के साथ था मैं. वो जोगिन कौड़ा बोल के गांव था, वहाँ एक देहात में एक व्यक्ति बोल के आदिवासी किसान ने आत्महत्या की थी, तो वहाँ चला गया था, तो वहाँ रेंज नहीं. फेसबुक के ऊपर देखा था हम लोगों ने, आपने वो तस्वीर अपलोड करी है, देखा था. इस वक्त स्थिति वहां पर क्या है किशोर तिवारी जी, जरा ये बताएं. देखो कैसा हुआ, मैं बड़े गंभीरता से बात कर रहा हूँ कि सरकार की राहत आई नहीं, अभी सरकार की राहत मिली नहीं. और मैं जिन परिवारों से मिल रहा हूँ, तो उन परिवारों को तो समझ में नहीं आ रहा हमने क्या करना. ये जो तीनों परिवार अभी आज मिला, कल मिला, तो तीनों के यहाँ मैरिजेबल डॉटर्स है, फसल उजड़ गई है और खाने को अनाज नहीं है. तो इसी परिस्थिति में कब क्या होगा मुझे मालूम नहीं. जी. लेकिन सरकार बोलकर कोई यहाँ पर है ही नहीं. और अगर आने वाले बजट के अंदर कम से कम, कल जैसे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने सरकार को सुओ मोटो नोटिस दिया, इसलिए कि आप कम से कम किसानों को तो आप कुछ दे नहीं रहे. तो किसानों को नहीं दे रही है. कल ही डिसाइड हुआ कि 4,500 करोड़ महाराष्ट्र सरकार ने मांगे, उन्होंने 500 करोड़ दिए. इसका मतलब वो तो किसानों को नहीं दे रहे. लेकिन जो किसानों ने आत्महत्या की है 2012 से 2014 तक की, तो उन्होंने 11 से 14 तक की 5,000 के ऊपर किसानों ने आत्महत्या की और 2,500 किसानों को आपने राहत नहीं दी. तो ये राहत क्यों नहीं दे रहे? यानी किसानों को तो मार रहे, लेकिन उनके जो परिवार बचे हैं उनको 2 जून की रोटी की मदद देने के लिए भी ये सरकार तैयार नहीं है. ये शर्म की बात है. और मैं बहुत डिस्टर्ब होकर बात कर रहा हूँ कि कहाँ लेके जा रहे हैं ये लोग, कहाँ लेके जा रहे हैं. और मैं आपको बता दूं राजीव जी, आप शायद बजट के दिन भी हम बात करेंगे, लेकिन मुझे जो ब्यूरोक्रेसी से मालूम पड़ रहा है कि गवर्नमेंट सब वेलफेयर के प्रोग्राम नेक्स्ट बजट में विड्रॉ कर रही है. बहुत बड़ी बात है. यानी NRHM हो गया, हमारा नरेगा हो गया, दूसरा किसानों के लिए जो राहत के प्रोग्राम जैसे
प्राइस स्टैब्लिशमेंट फंड फॉर द एग्रीकल्चर नॉट फॉर कंज्यूमर, वो इंट्रोड्यूस करने का था। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जो स्वामीनाथन का फार्मूला है वो इंट्रोड्यूस करना था। ये सब चीजों को स्किप कर गए ये लोग। दूसरा क्रेडिट रिस्टोरेशन के लिए नाबार्ड को गाइडलाइन देके पैसा पंप करना था करीबन 1.5 से 2 लाख करोड़। वो चीजें सब बजट में स्किप करने के बाद कौन सा प्रो पुअर बजट लेके जेटली आ रहे हैं मुझे मालूम नहीं। और ये मैं बहुत बड़ा एक आगाह कर रहा हूँ कि कम से कम दिल्ली में इनका जो रिजेक्शन हुआ है उससे तो भी ये जान जाए और ये लोग अपने बजट में कम से कम गरीबों के लिए जो यूपीए 2 की राहत की योजनाएं थी उसको तो विड्रॉ न करे बारीक से। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार इस किस्म का दुस्साहस करेगी। मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि अरुण जेटली इस किस्म का दुस्साहस करेंगे कि जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उनको विड्रॉ किया जाए। आई डोंट नहीं कर्टल कर रहे। मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि अभी जो हालात है इसमें तो पंपिंग करने की बात है ना। दैट्स राइट बट आई होप दे डू। अगर ऐसा हुआ तो किशोर तिवारी जी पूरे देश में हाहाकार मच जाएगी, हालत खराब हो जाएगी सबकी। अगर महाराष्ट्र के अंदर इन्होंने कहा, ऑयल कंपनी ने कह दिया कि 2 करोड़ 20 लाख लोगों के पास गैस कनेक्शन है और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में केवल 40 लाख कनेक्शन आ रहे हैं। ये धांधली क्या है? दूसरा वो 2 करोड़ 20 लाख कनेक्शन है, ऐसा कहने की वजह से यहाँ मिट्टी का तेल लोगों के घर से नदारद कर दिया। वैसे ही महाराष्ट्र के अंदर बिगर बोले अंत्योदय स्कीम के अंदर 35 किलो से 30 किलो अनाज कर दिया और एपीएल के अंदर जो सरकार ने स्कीम लॉन्च की थी वो विड्रॉ कर ली। ये क्या स्कीम है? ये इनको कोई लिजिटिमेट अथॉरिटी नहीं है। अभी तो मेरे गांव के अंदर लाउड स्पीकर लगा के ये कहा जा रहा है कि 1 लाख के ऊपर जो परिवार कमाते हैं उनके पास अगर बीपीएल वाला रेशन कार्ड है तो वो विड्रॉ कर ले, नहीं तो हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश से आप पे कॉग्निजेबल ऑफेंस रजिस्टर करेंगे। मैं बोल रहा हूँ कि 2002 की बीपीएल की लिस्ट है और उस पे आप दे रहे। That's right. किशोर तिवारी जी, ये सब चीजें गरीबों को अनाज से, गरीबों को जीने से वंचित करने वाली बातें हैं जो दुख दे रही है, जिसकी चर्चा भी नहीं हो रही। और आज चर्चा क्या हो रही कि मोदी का सूट कितने करोड़ में बिकेगा, शर्म की बात है। Absolutely. किशोर तिवारी जी, we will continue with this discussion tomorrow. I hope you will have the time for us. मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमें कल कुछ समय दे पाएंगे। I hope you will continue with this discussion tomorrow where we will talk about it in greater detail. किशोर तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। राइट, दैट्स इट, दैट्स ऑल वी गॉट फॉर यू इन टुनाइट्स इनसाइड स्टोरी। आज के इनसाइड स्टोरी में सिर्फ इतना ही। प्रदीप एंड आई ऑफ कोर्स विल बी बैक ओवर हियर टुमारो with one more inside story, and of course, as you heard, we will talk about the agrarian crisis. Kishore Tiwari ji will be there with us. We'll of course be back tomorrow at the same time on the same channel. You keep watching Lemon News. Bye bye.